स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, चैप्टर नंबर क्या नाम है? यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है जीएसटी की। और मैंने लास्ट सेशन में एक हिंट दिया था आउट ऑफ द क्लास जाकर के, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, कि थोड़ा बोरिंग लगेगा। ठीक है, जब तक ये चैप्टर चलेगा थोड़ा सर दर्द होगा, उतना बर्दाश्त करना पड़ेगा। कुछ अच्छा करने के लिए कड़वा घूट तुम्हें तो पहले से ही मालूम है। लेकिन हाँ, इस चैप्टर को करने के बाद आनंद ही आनंद आएगा, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है क्या? बेसिकली लेवी एंड कलेक्शन। गवर्नमेंट कब हमारे ऊपर जीएसटी लेवी कर सकती है? लेवी मतलब इंपोज कर सकती है। वो कौन सा ऐसा टैक्सेबल पॉइंट है या टैक्सेबल इवेंट है जब हमको गवर्नमेंट को जीएसटी देने की नौबत आ जाएगी। ठीक, और इस जीएसटी को कवर क्या क्या उसमें कवर किया गया है, किन चीजों को ये जीएसटी अपने में समेटे हुए है ये बताएगा, और किन किन चीजों को इसने अपने में से बाहर कर रखा है ये भी बताएगा। आपको तो लगता है कि ये जीएसटी में कवर होगा, लेकिन वो कवर ये बताएगा। आपको तो लगता है कि ये जीएसटी में कवर नहीं होगा, लेकिन वो कवर होगा ये बताएगा। आपको तो लगता है ऐसा वैसा सपना तो आपको तो लगता है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, लेकिन वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो ये बताएगा। आपको तो लगता है कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, लेकिन ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा ये बताएगा। अब समझ में आई बात? क्या बात करने जा रहे हैं हम लोग? ये है आपका लेवी एंड कलेक्शन। इसमें स्कोप भी शामिल हो जाएगा। क्या शामिल होगा? स्कोप भी शामिल हो जाएगा। देखें, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9। आई विल जंप डायरेक्टली टू सेक्शन 7, 8, 9। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्शन 3, 4, 5 एंड 6 राइट नाउ। हम इसके बारे में कोई बात नहीं करने जा रहे। पूछो ना पूछो क्यों? क्योंकि ये ऑफिसर्स से रिलेटेड है। अभी तो हम एबीसी तो जानते नहीं, ऑफिसर्स के बारे में पहले जान लेंगे। तो पहले तो हम ये जान लें जीएसटी है क्या। ठीक, सेक्शन 7 कहता है स्कोप ऑफ सप्लाई। सप्लाई में क्या क्या शामिल होगा ये बताएगा। सप्लाई में क्या क्या शामिल होगा वो ये स्कोप ऑफ सप्लाई बताएगा। इसने कहा, मैंने लास्ट सेशन में हिंट भी किया था बार्टर का ना। अच्छा देखो, सप्लाई में शामिल है इंक्लूड्स, यानी दिस डेफिनेशन इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। डजंट मीन कि जितने इसमें चीजें दी हुई हैं ओनली दोज थिंग्स आर कवर्ड अंडर द सप्लाई। हो सकता है इन फ्यूचर गवर्नमेंट इसमें और चीजों को सप्लाई की तरह ले आए, हो सकता है। तो दिस इज नॉट द एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, दिस इज योर इंक्लूसिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का मतलब दिस डेफिनेशन इज फुल एंड फाइनल, नाउ नथिंग कैन बी एडेड मोर और नथिंग कैन बी ड्रॉन आउट। यस और नो? बट इंक्लूसिव डेफिनेशन में हम समय समय पर इसमें चेंज कर सकते हैं। तो सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स, और सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो सप्लाई इंक्लूड करता है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सारे के सारे तरीकों से, जिस तरीके से आप सप्लाई कर सकते हैं। अगर हम आपसे अभी पूछे सप्लाई का मतलब क्या, आप कहेंगे सेल, आप कहेंगे सर्विस, लेकिन सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड। ओ मेड और एग्रीड टू बी मेड, ये तो बड़ी अजीब बात है। अभी लास्ट सेशन मैंने आपको गुड्स की डेफिनेशन बताई थी, उसमें कहा था द थिंग्स विच आर अटैच्ड टू द लैंड्स आर सीवर्ड बिफोर सेल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और सप्लाई।
याद आया? तो फ्यूचर की भी सेल को उसमें मैंने शामिल किया था। यहां पर भी देखो लिखा है मेड और एग्रीड टू बी मेड, यानी फ्यूचर में अगर कोई ट्रांजेक्शन होने वाला है और उसके लिए कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सप्लाई। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, चाहे वो मॉनिटरी कंसिडरेशन हो, चाहे वो नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन हो, चाहे वो मॉनिटरी कंसिडरेशन हो, चाहे वो नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन हो, बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब तो समझ में आया, डेफिनेशन हमने बता दी थी, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कंसिडरेशन बता दिया था। हाँ या ना? पर्सन में सारे तरह के पर्सन शामिल होते हैं, इसकी डेफिनेशन नहीं बताई, सारे तरह के पर्सन शामिल होते हैं, ठीक है ना? इनकम टैक्स में तो वो 7 दिए हुए हैं, इसमें 3-4 और ऐड किए हुए हैं, जबकि हमको मालूम है पहले से कौन कौन आएंगे, सारी चीजें हमने पहले से ही वहां पर अगर देखे हो तो ठीक है, अदरवाइज देखेंगे। यहां पर भी सारे के सारे पर्सन को शामिल किया गया है। मैं फिर बोलता हूं, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई of goods or services or both, such as number 1 such as sale, barter, exchange, transfer, lease, rental, disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of business or in the course of furtherance of business. Is it clear? ये पहला पॉइंट में कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा, नहीं ना रहा? सेकंड, मैंने कहा दिस इज योर इंक्लूसिव डेफिनेशन। क्या बोला? ये अभी हाल ही में यहां पर आया है। ये देखो ना, इस डेफिनेशन का प्रूफ हो गया। अभी 2 साल 3 साल पहले यहां पर ये दिखता नहीं था, अब ये दिखना शुरू हो गया। दिस इज द इंक्लूसिव डेफिनेशन। क्या कहता है? ऑल द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन, जबकि हम लोगों ने ये चीज देख ली है क्या, इनडायरेक्टली क्लब किस में पढ़ा था, किसकी डेफिनेशन में पढ़ा था? हाँ, बिजनेस में पढ़ा था, वहां पर शामिल किया है ना। क्लब अपने मेंबर्स को फैसिलिटेट करता है, वही चीज यहां भी है, वो भी बिजनेस की कैटेगरी में आ गया ना, तो बिजनेस में आ गया तो फिर सप्लाई मानो ना उसको। तो कहता है द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन, इसको छोड़ देना अभी 2 मिनट के लिए, टू इट्स मेंबर्स और कंस्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा। हम अपने मेंबर्स को या मेंबर से हम कुछ लेन देन करते हैं, हम अपने मेंबर्स को या मेंबर से हम कुछ लेन देन करते हैं, तो वो भी हमारा सप्लाई में शामिल हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमने एक जेब से पैसा निकाला और दूसरे जेब में एंटर कर दिया, ना ना ना, क्योंकि मेंबर्स और वो क्लब एक ही पर्सन माने जाते हैं। क्या कि मैंने अपनी ही जेब से पैसा अपने ऊपर ही खर्च किया। मैं किसी क्लब का मेंबर बन जाऊं, मैंने 5,000 रुपए दिए, किसके लिए? खुद के खाने पीने के लिए ना। हाँ या ना? पक्की बात है ना? तो हम मार्केट में जाते हैं, खरीदते हैं, तो यहां पर भी उसको शामिल कर लिया गया, यहां पर भी कहा गया वो सप्लाई की कैटेगरी में आ जाएगा। शुरू में ये नहीं था, बाद में इसको स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया, कोई डाउट ना रहे। अदर देन इंडिविजुअल आगे देखेंगे। पहला मैंने बताया, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन। इसका मतलब ये निकला कि अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट होगा तो उसको हम इस डेफिनेशन में तो शामिल नहीं करेंगे। यहां इफ समथिंग इज गिवन एट फ्री ऑफ कॉस्ट, ले जाओ ये माउस, ले जाओ, ले लो, तो ये सप्लाई में नहीं आएगा, वो उठने लगा था। अरे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। तैयार हो गया था। कहने का मतलब सुन लो, कहने का मतलब ये कि कंसिडरेशन होना चाहिए। फ्री में अगर कोई चीज होगी तो वो यहां शामिल यहां नहीं होगी। मैंने ये नहीं कहा वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। अभी फ्यूचर में कई चीजों देखने को मिलेंगी कि अगर फ्री में भी होगा उसको सप्लाई माना गया है, लेकिन अभी फिलहाल पहले पॉइंट के हिसाब से दैट इज नो। थर्ड, आश्चर्य होगा। क्या होगा? तो थोड़ी आंखें फैलाओ। आश्चर्य इसीलिए होगा, सप्लाई का मतलब क्या होता है?
डिलीवर करना, चाहे गुड्स सर्विसेज। अब मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तो तुम सर्विस ले रहे हो या मैं सर्विस ले रहा हूं? तुम लोग सर्विस ले रहे हो ना, यहां उल्टा है। तुमने विदेश से एक डॉक्टर का कंसल्टेंसी ली, विदेश से, अटक गई जबान, अटक गई। माफ कर देना। विदेश से मैंने एक डॉक्टर से कंसल्टेंसी ली, इंजीनियर से ली। मैंने कहा मुझे एक घर बनाना है, तो इंजीनियर को मैंने फोन लगाया, उसने हमें कंसल्टेंसी दी। तो उसने हमको सर्विसेज दी या मैंने उसको सर्विसेज दी? उसने हमको तो सप्लाई किया क्या मैंने, कि उसने सप्लाई किया? किसने सप्लाई किया? उसने सप्लाई किया, लेकिन मुझे मान लिया जाएगा कि मैंने सप्लाई किया। उल्टा हो गया ना, हो गया ना। देखो, सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस। उड़ी बाबा, एक्सपोर्ट नहीं लिखा है, वो तो कॉमन सेंस की बात है, वो तो होगा ही होगा। पूछो जरा। अच्छा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, फोकट वाला नहीं, फोकट वाला भी आएगा, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन देखो कितना अजीब है, अजीब लग रहा है ना सब चीजें सुनने के बाद। जब तक स्कोप, अब अगर ये सेक्शन नहीं पढ़ा है तो काफी चीजें डाउटफुल रहती, लेकिन अब मालूम पड़ गया स्कोप ऑफ सप्लाई का मतलब नॉर्मल जो पॉइंट 1A में पढ़ा वो आएगा ही आएगा। उसके बाद क्लब और मेंबर्स के बारे में पढ़ा, चलो सर वहां तक तो ठीक है, वो भी शामिल हो गया। अब आप एक बात ये बोल रहे हैं कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस करेंगे तो वो भी सप्लाई है, उल्टा नहीं लग रहा? लग रहा है ना? तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, अगर पैसा देकर अगर आपने किसी इंजीनियर डॉक्टर को हायर किया विदेश में, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और नॉट, हो चाहे वो मेरे बिजनेस के लिए हो या ना हो, कितनी अजीब बात है, इसको भी सप्लाई मान लिया गया। अगर तुम अपना घर बनवाना चाहते हो और किसी विदेशी डॉक्टर इंजीनियर से तुमने कंसल्टेंसी ले ली, किसी विदेशी इंजीनियर से जा करके फोन करके वहां से कंसल्टेंसी ले ली और उसने आपसे पैसा मांग लिया, टैक्स देना पड़ेगा बेटा तुमको, जबकि वो बिजनेस के लिए नहीं है, पर्सनल है। अजीब लग रहा है? अगर हम इसको छोड़ दें ना, तो लोग ना बाईपास करेंगे, सर्जरी नहीं, बाईपास करेंगे। सरकार को अंगूठा दिखाने के लिए सरकार ने अपने आप को बचा लिया पहले ही लाइन में, चाहे पैसा देकर चाहे बिजनेस के लिए हो चाहे ना हो। तो अगर हम किसी विदेशी डॉक्टर या इंजीनियर से कंसल्टेंसी लेते हैं, तो आपने वो सर्विसेज इंपोर्ट कर ली, तो सप्लाई मान लिया जाएगा, भले ही आपने उसका पर्सनल यूज किया। अदरवाइज क्या करेंगे लोग, पर्सनल यूज दिखा करके उसको सप्लाई करेंगे इंडिया में। नहीं समझे? अगर पर्सनल यूज छोड़ दिया जाए तो विदेशों से बिजनेस होने वाला जो सर्विस का लेन देन है, फिर बाईपास होकर के चलने लगेगा। लोग इंपोर्ट भी करेंगे, सरकार को टैक्स भी नहीं देंगे। और सर्विस तो फोन पर ही हो सकती है, सर्विस तो कंप्यूटर से भी हो सकती है, लैपटॉप से भी हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती है। तो इफ यू आर जस्ट पेइंग समथिंग ऑन इंपोर्ट अगेंस्ट सर्विसेज, नॉट द गुड्स, मैंने किसको मना किया? पूछो जरा, पूछो, क्योंकि उसके लिए कस्टम लॉ बना हुआ है। अगर आप विदेश से गुड्स खरीदते हो तो बाउंड्री पर रुक जाएगा, जब तक आप कस्टम ड्यूटी नहीं दोगे वो इंडिया के टेरिटरी में एंटर ही नहीं करेगा। लेकिन सर्विस तो ऐसे ही एंटर कर जाती है। तुम्हें घर के लिए कारपेट चाहिए ना, विदेश से मंगा कर दिखाओ, कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। घर के लिए चाहिए ना, कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। और वहीं सर्विसेज घर के लिए मंगाया तो टैक्स नहीं देना चाहते हो। अजीब लग रहा था, अब अजीब नहीं लगना चाहिए। अब दोनों इक्वल हो गए ना, अब तो अजीब नहीं है ना। गुड्स को क्यों नहीं शामिल किया? क्योंकि कस्टम, भले ही पर्सनल था लेकिन कस्टम ड्यूटी दे करके आता है ना। तुम्हारे घर पे कोई इंपोर्टेड सामान है? किसी के पास है कोई इंपोर्टेड सामान? है? क्या करा है? अगर कोई कहता है तुमसे मेरे पास में इंपोर्टेड ये है, इंपोर्टेड ये है, कह दो तुम स्मगलर हो।
कोई भी सामान जब विदेश से आप मंगाते हैं और उस पर आपने ड्यूटी पे कर दी, अब वो इंपोर्टेड नहीं रहा, वो डोमेस्टिक आइटम बन गया, क्योंकि आपने ड्यूटी पे कर दी। जब तक आपने ड्यूटी पे नहीं की है तब तक वो विदेशी सामान है। जब आपने ड्यूटी पे कर दी, नाउ इट्स एन इंडियन गुड्स। वो अगर कहते हो इंपोर्टेड सामान है, देखो देखो, अरे भाई तो स्मगलर है। और स्मगलर बुरा नहीं होता, तुम लोग के दिमाग में ये होगा स्मगलर एक अमरीश पुरी टाइप का होता है, बदमाश, वैसा कुछ नहीं होता। स्मगलर का मतलब वो बंदा जो बिना ड्यूटी पे किए हुए सामान लाता है। बाहर जाते हैं सब दुबई वगैरह, वहां से एक सोने का चेन में लेकर पहन के आते हैं, यहाँ बेच देते हैं। वो साल भर में 4 चक्कर लगाएंगे, अंगूठी उंगूठी पहन के आते हैं, यहाँ आकर बेच देते हैं, रिश्तेदारों को दे देते हैं, क्योंकि उतना अलाउड है। अब बैग भरकर अलाउड नहीं है, लेकिन जो आप शरीर में पहन सकते हैं उसको तो अलाउ किया गया। तो हमेशा यहाँ आते हैं, पहन करके जाते हैं, खाली हाथ फिर पहन के आते हैं, फिर खाली हाथ। तो वो इंपोर्ट हो रहा है एक तरह से, लेकिन अगर देखा जाए तो उस पर ड्यूटी जानी चाहिए, हाँ या ना। लेकिन जितना आप अपने शरीर पर लाद सकते हैं उतना लाद कर ले आ सकते हैं, भर कर ना ले आना नॉर्मल केस में, ठीक है ना। उसकी भी लिमिट बताई गई है, पक्की बात। अच्छा, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस को क्यों शामिल किया गया, ये कंफर्म हो गया। अब तो डाउट यहाँ अजीब नहीं लग रहा होगा, थोड़ी देर पहले अजीब लग रहा था, आश्चर्य हो रहा था, अब आंखें नॉर्मल हो गई होंगी। देखो पहला मैंने बताया क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज, हाँ बोथ ठीक है, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, एग्रीड, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of business or furtherance of business। पहला पॉइंट क्लियर, वो तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाला था। दूसरा थोड़ा अजीब लगा था क्लब वाला, लेकिन मैंने कहा बिजनेस में हम लोग शामिल कर चुके, तो वो भी अजीब नहीं लगा कि सप्लाई की डेफिनेशन में डाल दो। तीसरा पॉइंट सेठ जी मैंने बताया था अभी कि अजीब लगेगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और नॉट, हो गया, ये सप्लाई है। अब इसके आगे आप लोगों को 3 शेड्यूल्स पढ़ने हैं, कौन से। तो सप्लाई कहता है शेड्यूल 1 को शामिल करो, सप्लाई की डेफिनेशन कहती है शेड्यूल 1 को शामिल करो, क्योंकि शेड्यूल 1 कहता है कि ये भले ही फ्री में हो हम उसको सप्लाई मान लेंगे। अभी मैंने ऊपर कहा था कंसिडरेशन होना चाहिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में मैंने कहा कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन यह कहता है अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो हम एक लिस्ट आपको दे दे रहे हैं, अगर उस लिस्ट में आप आते हैं तो भी वो सप्लाई मान ली जाएगी। अरे बोलो, तो सप्लाई में वो 3 पॉइंट और ये शेड्यूल 1 जुड़ गया, ये सब सप्लाई है भले ही फ्री में हो, समझ में आ रहा है। शेड्यूल 2 क्या इसने बताया, देखो ये कुछ ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज सप्लाई मान लिए जाते हैं, मान लिए जाते हैं, आपको लगता है नहीं, लेकिन मान लिए वो ये हो गया। शेड्यूल 3 लाख कोशिश कर लो सप्लाई नहीं माना जाएगा, आपको लगता है सप्लाई है लेकिन मना कर दिया, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। शेड्यूल 3 सप्लाई नहीं माना जाएगा, शेड्यूल 3 सप्लाई नहीं माना जाएगा। जो भी ऊपर पड़े हो सबको छोड़ दो, तो शेड्यूल 3 को सप्लाई मत मान लेना, चाहे पैसे से हो, फ्री में हो, कुछ भी हो। तो शेड्यूल 3 में जो चीजें हमने दे दी हैं उनको सप्लाई मत मानना, अगर उस कंडीशंस को पूरा करता है तो इसीलिए उसको सप्लाई से बाहर कर दिया गया। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 को सप्लाई में शामिल कर, वो 3 पॉइंट, शेड्यूल 1 4th पॉइंट, शेड्यूल 2 5th पॉइंट, शेड्यूल 3 6 पॉइंट में किनारे कर लिया गया। और स्पेशली गवर्नमेंट जिसको नोटिफिकेशन से बाहर कर दे तो उसको क्यों सप्लाई मानोगे। इसके अलावा भी गवर्नमेंट के पास एम्पावरमेंट है कि किसी पर्टिकुलर आइटम को या किसी सप्लाई को सप्लाई ना माने। तो गवर्नमेंट अगर कहती है कि हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे तो मत मानो, तो 2 चीजों को आप हटा देंगे, सप्लाई नहीं मानेंगे, शेड्यूल 3 को और जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे। तो अब डेफिनेशन तो कंप्लीट हो गई सेक्शन 7 की। बता सकते हो क्या था, पहला नॉर्मल, दूसरा क्लब, तीसरा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर फॉर पर्सनल और बिजनेस, 5th शेड्यूल 1
फोर्थ शेड्यूल 1, फिफ्थ शेड्यूल 2, ये सब सप्लाई हैं, लेकिन सप्लाई नहीं है शेड्यूल 3 और गवर्नमेंट जिसको नोटिफाई कर दे। देखो कितना आसान है, रट गया होगा। कहता है 1, 1A और 2 को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मत मानो। ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मत मानो। बताऊं क्या? बताऊं? रेस्टोरेंट में जाते हो क्या करने? वहां तुम लोग खाना नहीं सर्विस लेने जाते। ढाबे में क्या करने जाते? सर्विस लेने। बात समझ में आई? वहां भाई आखिर क्या रीजन है, ढाबे में 100 रुपए का सामान तो होटल में 300 रुपए का, 5 स्टार में 3000 का। ऐसा कौन सा सुरखाब के पंख मिला दिए जाते हैं या महंगे महंगे आइटम? कुछ नहीं, वही रहता है देने का तरीका। ढाबे में जाओगे, ये लो और जब खाना दिया जाएगा सब मिक्स रहेगा, उसी में ही दाल चावल सब उसी प्लेट में रहेगा, सब मिक्स रहेगा, तुम्हें हाथ में से मिलाने की भी जरूरत नहीं रहेगी, प्लेट लेने की भी जरूरत नहीं, सब उसी में ही रहेगा। लेकिन जब 5 स्टार में जाते हो तो सामने एक टॉवल रखा जाता है, बाउल रखा जाता है, आपको उठने की जरूरत नहीं, मालिक मुंह भी पोंछ तभी तो इतना पैसा देते हो। बात समझ रहे हो ना? हाँ, अगर बदबू कर रहे हो तो तुरंत फ्रेग्रेंस वो भी छिड़क देते हैं ताकि तुम्हारी बदबू दूसरों तक ना पहुंचे। कहने का मतलब ये है कि सर्विस के लिए जाते, तो गवर्नमेंट ने कहा खाने को किनारे करो, हम इसको पूरे पैसे को सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। यानी तुम लोग जो खाना खाने जाते हो, यू आर नॉट गोइंग टू टेक फूड्स, यू आर जस्ट गोइंग टू टेक द बेनिफिट ऑफ दोस सर्विसेज। तो दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस। इसको गवर्नमेंट ने स्पेशली बोल दिया है, तो मानना ही पड़ेगा। पक्की बात। जब कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो मूवेबल है या इमूवेबल है? मूवेबल है, उसको गुड्स मान लिया गया है। जब तक उस बिल्डिंग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा कि हाँ कंप्लीट हो गई, तब वो इमूवेबल हो गया, वो इमूवेबल हो गया। यानी जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है तब तक वो गुड्स है, और जैसे ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा वो इमूवेबल आइटम देखेंगे हम लोग। समझे? तो गवर्नमेंट इस तरह के प्रोविजन लाई है। कहां से लाई? क्योंकि गवर्नमेंट के पास पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं कि कहां कहां चट्टे चोरी कर सकते हैं, कहां कहां हमको दिक्कत होती है प्रोविजंस बनाने में। तो उन चीजों को सिंप्लीफाई कर दिया गया, अब कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा। बिल्डिंग बनती है, उसमें ईंटा मिट्टी बालू सीमेंट रॉड सब लगती है, उसमें सर्विस भी तो लगती है। अब कितना सर्विस, कितना ईंटा मिट्टी बालू कैसे पता करोगे? तो गवर्नमेंट ने कहा भैया उसको सीधे गुड्स मान लो ना, बात ही खत्म करो, काहे का सर्विस सर्विस चिल्ला रहे हो। बात समझ में आई? तो ये गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। तो सेक्शन इज ओवर। एक बार साथ में रिपीट करोगे। अब तुम लोग किसी फाइनल या सीए वगैरह या सीएमए वगैरह के सामने खड़े हो जाओ और कहो सर सेक्शन 7 में ऐसे बताया गया। क्या बताया गया? ये बताया गया। ओहो, तुमको ये भी मालूम है? जरा इस तरह से बात करना, सर सेक्शन 7 में क्या बताया गया? सप्लाई इंक्लूड्स all forms of supply of goods or services or both such as sale, transfer, barter exchange, lease, rental, disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of business or furtherance of business। पहला। दूसरा क्लब मेंबरशिप वाला बता दिया, अदर देन इंडिविजुअल। तीसरा मैंने बताया इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। अरे हाँ हाँ, क्यों हंस रहे हो? बड़ी अच्छी तरह से कंसेंट दिख रहा है। हाँ, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर फॉर पर्सनल और बिजनेस। हाँ, शेड्यूल 1 को शामिल करो, शेड्यूल 2 को शामिल करो, शेड्यूल 3 को शामिल मत करो। गवर्नमेंट ने और लास्ट जिसको गवर्नमेंट सेटिस्फाई नोटिफाई कर दी सप्लाई ऑफ गुड्स है, तुम्हें लगता है सप्लाई ऑफ सर्विस, तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानो। सप्लाई ऑफ सर्विस लगता है, गवर्नमेंट कहती है सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानो। सेक्शन 7 इज ओवर। जरा अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने ये लास्ट सेशन में ही बता दिया था।
लाइसेंस का मतलब होता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो आपको परमिट करता है टू डू समथिंग। लाइसेंस का मतलब क्या होता है? अगर आप सिनेमा हॉल खोलने जा रहे हो तो यू आर नीडेड टू गेट द एंटरटेनमेंट लाइसेंस। हाँ है ना, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट से लाइसेंस चाहिए होता है। तो लाइसेंस चाहिए तभी हम सिनेमा चला सकते हैं, वैसे भी चला सकते हो, घर पे चलाते ही हो, उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। लेकिन वही चीज सिनेमा हॉल में देखनी है तो आर नीडेड अ लाइसेंस। तो लाइसेंस परमिट टू डू समथिंग, आपको लाइसेंस किसी चीज को करने की इजाजत देता है। लीज इज अ लीगल एग्रीमेंट, लीज इज अ लीगल एग्रीमेंट which by which money is paid in order to use land, building, plant, vehicle for an agreed period of time। यानी लीज का मतलब किराया होता है कि हम फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जिसके लिए हमको परमिट किया गया है, उसके लिए हमने एक एग्रीमेंट बनाया है, उस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। हाँ या ना। डिस्पोजल, एक्शन और प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ समथिंग, किसी चीज को छोड़ देना। डिस्पोजल, इसको हम हटा रहे हैं तो ये डिस्पोजल है, हम बेच रहे हैं, ये डिस्पोजल हो गया। किसी चीज से छुटकारा पाना, यानी किसी चीज को अपने यहां से हटाना। गेट रिड ऑफ समथिंग और सेल ऑफ शेयर, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। इंक्लूड्स छोड़ दो, इंक्लूडिंग इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। एग्जांपल नंबर 1 देखें। अब तुम लोग पढ़ते जाओ आराम से, पहले मैं बताओ क्या दिक्कत आ रही है। ये ऊपर वाला कहां गया, पहली 3 लाइन। मिस्टर एक्स ने लैपटॉप सेल किया, दिस इज एन एग्जांपल, दिस इज नॉट द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मत ढूंढने लगना, ये क्वेश्चन आंसर दोनों है। मिस्टर एक्स ने लैपटॉप बेचा है 1 लाख का और इनवॉइस इश्यू किया मिस्टर वाई के फेवर में। अब लैपटॉप मिस्टर वाई के पास चला गया, इज इट अ सेल? यस, नॉर्मल सेल है, इट्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स। मिस्टर एक्स ने सामान बेचा है मिस्टर वाई को, हो गया। अच्छा, इलीगल एक्टिविटी वर्सेस प्रोहिबिटेड एक्टिविटी। चोरी करके मिस्टर टी ने जो चोरी करके बाइक को सेल कर दिया, तो चोरी इज इलीगल। अफीम, चरस, गांजा प्रोहिबिटेड है, वो इलीगल नहीं है, वो प्रोहिबिटेड है। आप विदेश से सामान खरीद कर लाते हो इंपोर्ट ड्यूटी पे करके, दिस इज लीगल। विदेश से सामान लाते हो बिना इंपोर्ट ड्यूटी किए हुए, दिस इज इलीगल। दोनों में फर्क समझना। आप रास्ते पर चलते हो, दिस इज लीगल। बिना हेलमेट लगाए चलोगे, दिस इज इलीगल। लेकिन चलने से कोई मना नहीं कर सकता ना। तो इलीगल तरीके से काम ना करो, लीगल तरीके से काम करो। तो गवर्नमेंट कहती है आपने लीगली सामान को बेचा हो, इलीगली सामान को बेचा हो, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट, आई एम जस्ट नीडेड द अमाउंट ऑफ टैक्स ओनली। अब बाकी जो सेक्शंस लगेंगे आपके ऊपर, सिविल लॉ के, क्रिमिनल लॉ के, दैट इज क्वाइट डिफरेंट थिंग, बट फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू वी विल चार्ज द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन दैट। अरे बोलो ना, आपने चोरी करके बाइक बेची, वो पुलिस समझेगी, इन टैक्स तो हमें दे दो चोरी के जो बेचे हो। अब कौन चोर कहेगा कि हम टैक्स इनवॉइस काट रहे हैं? लेकिन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक है कि आपके पास लीगल सामान हो या इलीगल। अब देखो ना, कई जगहों पर शॉपकीपर्स लिखते हैं इंपोर्टेड आइटम्स अवेलेबल हेयर, हाँ या ना, एक्सपोर्ट क्वालिटी गुड्स है अवेलेबल हेयर। तो आप जाते, क्या है ये सब विदेशी सामान है, सब देखते हो अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं, सस्ते दाम पर दिखते होंगे कपड़े वपड़े की दुकानों पर, विदेशी सामान मिल रहे हैं। लेकिन तुम्हें क्या मालूम कि टैक्स दिया गया है या नहीं दिया गया है? हम तो उस दुकानदार से सामान लेकर आ रहे हैं, जीएसटी पे करके आ रहे हैं, वो दे रहा होगा सरकार को। अब चाहे वो लीगल लाया हो या इलीगल लाया हो। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? लेकिन अफीम, चरस, गांजा बेचकर कहोगे हम टैक्स दे तो रहे हैं, वो नहीं कर सकते। दोनों में फर्क समझ में आया? तो प्रोहिबिटेड एक्टिविटी तो जीएसटी में आएगा ही नहीं, उसको अलाउ भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट चाह करके भी है, मन तो कर रहा है टैक्स ले ले, खूब मिलेगा, है कि नहीं, लेकिन नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज है। एग्जांपल 3 देखो। Mr. X in an official liquidator provided various services like valuation of asset with the help of valuer, inviting and evaluating the tenders, selling assets, making payment of borrowers, creditors, and so on. Activities of Mr. X are treated as supply of service. हाँ,
जो मिस्टर एक्स है नाउ ही हैज बिकम द लिक्विडेटर ऑफ अ कंपनी। जैसे ही कंपनी को कोर्ट कहता है कि आप लिक्विडेट हो गए, इन द सेम मोमेंट, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर एक लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है, और उस लिक्विडेटर का काम होता है कि सारी की सारी एसेट्स को अपने फेवर में ले लेना, सारे के सारे डायरेक्टर्स को निकाल बाहर करना, सारे के सारे एम्प्लॉयज की छटनी कर देना, छटनी कर देना, और सारी लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करना, पे ऑफ करना, एसेट्स को बेच बेच करके। हाँ या ना, ये ऑफिशियल लिक्विडेटर का काम होता है। अब बताओ क्या इस पर गवर्नमेंट टैक्स लेगी? नहीं लेगी। लेगी। किससे लेगी? अब तो डायरेक्टर्स रहे नहीं, लिक्विडेटर को पकड़ेगी, तो लिक्विडेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जैसे इनकम टैक्स में लिक्विडेटर को आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में शामिल किया गया है इनकम टैक्स के पर्पज से, यहां पर भी उसी को ही फाइनल किया गया है जीएसटी के टैक्स के पेमेंट के पर्पज से। मिस्टर ए बीइंग अ डीलर ऑफ अ फर्नीचर डिलीवर द गुड्स टू द ब्रांच ऑफिस ऑफ मिस्टर्स एक्स लिमिटेड। मिस्टर ए है, ये एक डीलर है फर्नीचर का, उसने एक्स लिमिटेड की ब्रांच पर फर्नीचर सेल किया। जहां इसने डायरेक्शन दिया, हो सकता है इसने कहा हो मिस्टर वाई के यहां भेज दो, हाँ या ना, तो पेमेंट तो ये देगा, इनवॉइस इसके ऊपर कटेगा, लेकिन ये सामान वहां भेजेगा जहां पर मिस्टर एक्स लिमिटेड बोलेगा, जहां पर एक्स लिमिटेड ने डायरेक्शन दिया है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे आगे क्या सिस्टम है, टैक्स इनवॉइस कैसे काटा जाता है, वो बात का मैटर। लेकिन अभी फिलहाल ये समझ लो, दिस इज द सप्लाई बिटवीन दीज टू पर्संस, दिस इज नॉट देयर। लेकिन टैक्स इनवॉइस कैसे कटेगा वो हम लोग फ्यूचर में देखेंगे, टैक्स क्रेडिट कैसे मूवमेंट करेगी वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल इतना समझो, दिस इज द ट्रांजेक्शन बिटवीन दीज टू, ठीक है ना। बुक्स में कैसे करेंगे दैट इज क्वाइट डिफरेंट। तो कहता है मिस्टर ए बीइंग अ डीलर ऑफ फर्नीचर डिलीवर द गुड्स टू द ब्रांच ऑफिस ऑफ मिस्टर्स एक्स लिमिटेड अपॉन डायरेक्शन ऑफ मिस्टर्स एक्स लिमिटेड हेड ऑफिस द कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई फर्नीचर बिटवीन एक्स एंड मिस्टर ए एंड मिस्टर्स एक्स लिमिटेड। हाँ ठीक है, वी नो वेरी वेल। गुड्स सेंट फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन और रिटर्नेबल बेसिस, इज इट सप्लाई? नहीं भैया, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं होता। हमने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए सामान दिया है, वापस आ जाएगा दिखाने के लिए, कंसिडरेशन है क्या? बोलो। और ट्रांसफर भी नहीं है, टाइटल ट्रांसफर भी नहीं हो रहा, जबकि सप्लाई के लिए ट्रांसफर टाइटल का होना जरूरी है, तो कंसिडरेशन भी नहीं। और Mr. A is the owner of Xerox machine. He transferred the right to operate the Xerox machine to Mr. B for a consideration of 10,000 per month. He transferred the right to operate. हमारे पास एक Xerox मशीन है, मैंने तुमको वो ट्रांसफर कर दी, जाओ इसको यूज करो 4 महीने तक, हमको पैसा दे देना 10,000। कितना? तो क्या ये सप्लाई है? ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। मैंने ओनरशिप नहीं ट्रांसफर की, राइट टू यूज दिया है। मैंने एसेट को यूज करने के लिए दिया ना, तो भले ही एसेट आपके पास चली गई, टाइटल नहीं गया है, लेकिन आप यूज करेंगे एसेट को, हम आपसे कुछ मांगेंगे, एक तरह से किराया, तो ये राइट टू यूज सप्लाई में आ जाएगा। हाँ या ना, सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस। बोलो। Mr. C, a practicing cost accountant, provided services to Messrs. A Limited, dealer of laptops. In return, Messrs. A given 2 laptops. अब एक CMA साहब हैं, उन्होंने एक कंपनी एक्स लिमिटेड को क्या दी? सर्विसेज। इसने CMA की सर्विसेज दी, इसने इसको 2 लैपटॉप दे दिए, है कि नहीं? एक दे रहा होगा, क्या होगा? एक से मेरा क्या होगा? तो 2 दे दिया। बोलो, तो क्या हो गया? किसके लिए सेल है? सेल किसके लिए है? सप्लाई किसके लिए है? दोनों के लिए। यानी सीएमए ने अपनी सर्विसेज बेची और इसने अपना लैपटॉप बेचा। बोलो, ये भी अपने यहां हिसाब सेल का दिखाएगा, ये भी अपने यहां सप्लाई दिखाएगा। बोलो, पक्की बात है? मिस्टर एक्स अ डीलर इन लैपटॉप, ही सप्लाइड अ लैपटॉप फॉर 40,000 टू मिस्टर वाई अलोंग विद अ बार्टर ऑफ प्रिंटर। यानी मिस्टर एक्स लैपटॉप बेचता है, उसने मिस्टर वाई को लैपटॉप दिया है बार्टर सिस्टम पे, ठीक है? अच्छा,
Why along with the barter of printer the value of the printer known at the time of the supply 4000 but in the open market the value of laptop is not known. The value of the supply अच्छा 40,000 दिया हुआ है, लैपटॉप कितने में दिया है? कहा है देखो हम तुम्हें लैपटॉप दे रहे हैं 40,000 में, लेकिन तुम अपना प्रिंटर हमें दे दो तभी हम तुम्हें 40,000 में देंगे। तुमको कहा था आगे बैठने के लिए, कहा था कि 40,000 दे दो, है कि नहीं, और प्रिंटर भी दे दो, यानी कि 40,000 ये इसके यहां से 40,000 भी जाएगा और प्रिंटर भी जाएगा। तो लैपटॉप की वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 40,000? नहीं सर, जब ये काम हो रहा था उस समय प्रिंटर का दाम ओपन मार्केट में 4,000 था, यानी लैपटॉप टोटल कितने में गया? अब बात समझ में आई? नहीं, लैपटॉप का दाम एक्चुअल में इसने कितना दिया है? 44,000, 40,000 कैश और 4,000 का प्रिंटर। Mr. A is a dealer of new phones. He supplied 20,000 to Mr. B along with the exchange of an old phone and the price of the new phone without exchange 24,000. अगर A B को फोन दे रहा है और कह रहा है कि तुम हमें एक्सचेंज नहीं करोगे तो हम तुम्हें ये फोन कितने में देंगे? या तो 24,000 लो फोन ले जाओ, या फिर तुम हमें अपना पुराना फोन दे दो, ऐसा कुछ दिया है ना? हाँ, 20,000 में अपना पुराना फोन दे दो तो हम तुम्हें 20,000 रुपए में ये सामान दे देंगे। इसका मतलब पुराने फोन की कीमत कितनी? कॉमन सेंस की बात है कि अगर फोन नहीं दे रहा था तो टोटल चार्ज हो रहा था 24,000, पुराना फोन एक्सचेंज हो रहा है और 20,000 लिया जा रहा है, इसका मतलब पुराने फोन की वैल्यू कितनी है? अब समझ में आई बात? मिस्टर एक्स इज अ डीलर ऑफ न्यू कार्स, न्यू कार्स, ही सेल्स न्यू कार्स 8,25,000, एग्री टू रिड्यूस 1,25,000 और सरेंडरिंग ऑफ द ओल्ड कार। तो न्यू कार की कीमत कितनी हो गई? 8,25,000। मिस्टर बाई हु इंटेंड्स टू बाई न्यू कार वर्थ रुपीज 8,25,000, एग्री टू एक्सचेंज हिज ओल्ड कार विद न्यू कार। ठीक है, समझ में आ गया, 8,25,000 सप्लाई हो जाएगी, बात खत्म हो गया। बोलो ना, हाँ या ना? ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, इसने इसको नई कार दे रहा है कितने में? ये इसको क्या दे रहा है? 7 लाख रुपए, और ओल्ड कार दे रहा है। बोलो, तो इसके लिए सप्लाई कितने की? और अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन है, इंडिविजुअल नहीं है जो अपने घर की कार दे रहा है, अगर घर की कार देता तो ये सप्लाई नहीं माना जाता इसके लिए, क्योंकि अनरजिस्टर्ड है और पर्सनल है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इसका कोई हिसाब नहीं है, तो कोई जीएसटी इसके ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये बिजनेसमैन है, रजिस्टर्ड है, तो इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। ओल्ड कार की सेल वैल्यू 1,25,000 पे, 1,25,000, क्योंकि इसने अपनी पुरानी कार कितने में बेची? 1,25,000। क्लियर हुआ? एक कंफ्यूजन दूर करें, करें। मैं लैपटॉप बेचने का काम करता हूं, क्या बेच रहा हूं? जीएसटी लगेगा कि नहीं? मैंने अपने दुकान का एसी बेच दिया, क्या इस पर भी जीएसटी लगा? एसी बेचा, मैं दुकानदार हूं किस चीज का? लैपटॉप का। मेरा बिजनेस है नॉर्मल लैपटॉप खरीदना और बेचना। मैंने अपनी दुकान में जो एसी रखा है पुराना हो गया था, नया लगवाना था, तो पुराना एसी बेच दिया। क्या उस एसी को भी सप्लाई मान लोगे क्या? है डाउट? है नहीं है? नहीं है ना? है? अरे है या नहीं है? नहीं होना चाहिए, मानो सप्लाई मानो, क्या दिक्कत है? जीएसटी लगेगा, हर चीज पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, इस पर बहुत अच्छी आगे कहानी आने वाली है, लेकिन फिलहाल तुम ये मानो कि अगर मैं बिजनेसमैन हूं, मैं अगर ये पंखा भी बेचूंगा तो मुझे इस पर जीएसटी कैसे देंगे वो दूसरी बात है। ठीक है ना? और किस सिचुएशन में देना पड़ेगा वो भी हम बताएंगे आगे, जबकि वो मेरा बिजनेस नहीं है। बावजूद उसके मेरा काम नहीं है एसी खरीदना, एसी बेचना, लेकिन अगर मैं अपनी ऑफिस का एसी बेचता हूं तो उस पर भी जीएसटी कैसे लगेगा, कब लगेगा, आगे देखेंगे। लेकिन हाँ, ये डाउट ना रखना कि नहीं लगेगा, लगता है। चलिए, मिस्टर एक्स है डेवलपर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर एंड होल्डर ऑफ लाइसेंस देयर ऑन।
मैं एक डेवलपर हूं, आईटी कंपनी चलाता हूं, मेरे पास सॉफ्टवेयर है, मैं इसका लाइसेंस रखता हूं, मैंने कई क्लाइंट को वो 18 लाख में लाइसेंस दिया है, तुमको भी वही सॉफ्टवेयर दिया, तुमको भी वही दिया, तुमको भी वही दिया, और मुझे कितना मिल गया? तो दिस इज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, दिस इज द केस ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विस। की सेल है, ये सेल है। जब हम सामने वाले को लाइसेंस से सामान दे देते हैं तो ये सेल है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। क्या है? हाँ या ना? लेकिन अगर मैं केवल सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए दे रहा हूं तो तब भी सर्विस है। दोनों केस में सर्विस है। लाइसेंस बेचो तो भी सर्विस है, और यूज करने के लिए दो तो भी सर्विस है, क्योंकि गुड्स तो है ही नहीं यहां। क्लियर है? सॉफ्टवेयर के लिए भी तुम लोग दो तरह के सॉफ्टवेयर पढ़ोगे, नॉर्मल सॉफ्टवेयर, कैंड सॉफ्टवेयर, ऑर्डर्ड सॉफ्टवेयर, कई तरह की चीजें देखोगे। टाटा कंपनी का केस लॉ अगर कहोगे तो बता देंगे, नहीं तो नॉर्मल कोर्स में हम लोग 2-4 लाइन पढ़ा करके आगे बढ़ेंगे, आएगा। तो यहां पर मान लेते हैं हमने लाइसेंस दिया आपको सॉफ्टवेयर के लिए, तो इसका मतलब मैं सेल कर रहा हूं लाइसेंस, आप यूज करो, आप भी यूज करो, आप भी यूज करो, ठीक है ना? अच्छा, hence Mr. X is liable to pay GST whether the transfer such right permanently or temporarily। अगर टेम्पोरेरी दे रहा हूं तो इसका मतलब मैं किराए पर दे रहा हूं, बोलो, और परमानेंटली दे रहा हूं इसका मतलब मैंने वो लाइसेंस सेल कर दिया, तो सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई, बोलो ना। तो मुझे दोनों पर जीएसटी देना है। मिस्टर ए एक अपना घर है प्राइम कॉमर्शियल लोकेलिटी में, लेकिन मैं रेजिडेंशियल यूज करता हूं उसका, मैं उसमें रहता हूं, रहना गुनाह है क्या? अब शहर के बीच में अगर घर है तो पाप कर दिया क्या? लार्ज वैकेंट लैंड इन द बैकयार्ड इज गिवन ऑन द रेंट ऑफ 1,80,000 पर मंथ। अब शहर के बीच में घर है, जाम लगता है, तो कई लोगों ने कहा हमको पार्किंग के लिए दे दो, तो हमने पार्किंग प्लेस खोल दिया, बोलो, खाली जगह थी, पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। मिस्टर बी हु हैज सेट द पार्किंग फैसिलिटी ऑन द सेड लैंड, इट इज टैक्सेबल ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि मैंने कॉमर्शियल यूज के लिए दिया है। वो जगह किसके लिए दिया है रेजिडेंशियल, लेकिन यूज किसके लिए दिया है? तो हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। खाली जमीन थी मेरे पास, मैंने वो किराए पर किसी को दे दी, दिस इज द सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ या ना? ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं कर रहे, राइट दे रहे हो यूज करने का। मिस्टर एक्स द ओनर ऑफ अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, मेरे पास एक घर है रहने का कॉमर्शियल लोकेलिटी में, ग्राउंड फ्लोर इज गिवन ऑन रेंट टू मिस्टर वाई ऑन अ मंथली रेंट, मिस्टर वाई यूज द सेम फॉर रेजिडेंस। रेजिडेंस के लिए स्पेशली बोला है कि हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। मान लो आपके घर में कोई किराएदार रहता है तो उसके लिए जीएसटी नहीं लगेगा रेजिडेंस पर्पस के लिए, लेकिन अगर वो बिजनेस करता है, कॉमर्शियल एक्टिविटी में यूज करेगा तो जीएसटी लग जाएगा, लेकिन अगर कोई रहता है तो उस पर जीएसटी गवर्नमेंट ने नहीं लगाया। बात समझ में आई? तो स्पेशली एग्जेम्प्टेड है। नॉर्मल देखो तो हाँ सप्लाई ऑफ सर्विस है, लेकिन आगे चलकर पढ़ोगे कि इस तरह के घरों को जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिए जाते हैं उन पर कोई टैक्स जीएसटी नहीं लगता। आगे पढ़ेंगे। अ स्पोर्ट्स क्लब एग्री टू हायर सर्विसेज ऑफ क्रिकेट प्लेयर मिस्टर सी। अच्छा, समझ में आ रहा है कि हम चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एग्जाम्पल से क्लैरिटी मिल भी रही होगी, ठीक है। स्पोर्ट्स क्लब एग्री टू हायर सर्विसेज ऑफ क्रिकेट प्लेयर मिस्टर सी फॉर कंसिडरेशन ऑफ 2 करोड़। हमने एक क्रिकेट प्लेयर को हायर किया। In addition to this, the agreement provides that the player shall be provided with the car valued for rupees 20 lakh। हमने 2 करोड़ भी दिया उसको और 20 लाख रुपए की उसको कार भी दी। एक प्लेयर है, उसको मैंने अपने बिजनेस में यूज किया, एम्बेसडर बना दिया, कुछ भी दिया, तो उसको मान लो कार की फैक्ट्री है मेरी, तो मैंने उसको 2 करोड़ रुपए दिए और एक कार भी दे दी, टोटल कितनी वैल्यू दी मैंने? तो मेरे लिए सप्लाई कितने की मानी जाएगी? किसके लिए? प्लेयर के लिए। जो क्रिकेटर है वो 2 करोड़ 20 लाख में अपनी सर्विसेज बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? हाँ, तो द एंटायर वैल्यू ऑफ 2 करोड़ 20 लाख शैल बी कंसीडर्ड। हाँ या ना? मिस्टर एक्स ने अपनी ऑफिस फर्नीचर बेचा है, इस कंडीशन पर डोनेशन दिया है, इस कंडीशन वाई ऑन द कंडीशन दैट डोनेशन ऑफ 10,000 इज पेएबल बाय मिस्टर वाई टू अ ट्रस्ट। मैंने अपना फर्नीचर आपको बेचा और आपको बोला कि मेरा पैसा तो हमको देना ही देना, 10,000 रुपए इस ट्रस्ट को भी दे देना। तुम्हारा क्या मतलब भाई?
फर्नीचर बेच रहे हो या ट्रस्ट के लिए काम करने बैठे हो? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको वहां से फायदा मिलता है। तो हमारी टोटल सेल वैल्यू कितनी होगी? जितना मैंने आपसे लिया और जितना मैंने आपसे दिलवाया। अब समझ में आई? तो द अमाउंट ऑफ 10,000 पेड बाय मिस्टर वाइफ बाय रीजन ऑफ परचेज ऑफ फर्नीचर, यानी वो बिना 10,000 दिए हमसे फर्नीचर नहीं खरीद पाएगा, तो ये 10,000 भी उस सेल कंसिडरेशन की मेरे लिए प्राइस हो जाएगी। हेंस 10,000 विल बी ट्रीटेड एज अ सेल ऑफ फर्नीचर, और मेरी वैल्यू में वो 10,000 ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको कहा है कि 10,000 उसको दो। इसका मतलब मुझे देना था, मैंने उससे लेकर के नहीं दिया बल्कि डायरेक्ट दिलवा दिया। अब मान लो मैं कोचिंग चलाता हूं, मेरी एडवर्टीजमेंट चलती है, होर्डिंग्स वगैरह। अब मेरे पास एक बंदा आया, कह रहा है सर आपसे इतने साल से काम कर रहे हैं, मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है आपके यहाँ। मैंने कहा पढ़वा दो। तो कह रहा है कि आपको अगर होर्डिंग चाहिए होगी तो बताइएगा। मैंने कहा एक काम करो, तुम भी जीएसटी दोगे, हम भी जीएसटी देंगे, काहे के लिए सरकार के साथ मगजमारी करेंगे? हम तुम्हारे बच्चे को फ्री में पढ़ा रहे हैं, तुम मेरी 2 फ्री में होर्डिंग लगा दो। नहीं समझे? सरकार को क्या पता चलेगा? बात खत्म। लेकिन ये दोनों के लिए सप्लाई है, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? तो बाईपास आप नहीं कर सकते। चले आगे। Messrs Dev Limited agreed to sell its business to Messrs RN Limited for a consideration of rupees 50 lakhs। मैंने अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं 50 लाख में। देव लिमिटेड फर्दर कहता है कि इट विल नॉट कंडक्ट सेम और सिमिलर बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। फॉर 10 years फॉर विच Messrs RN paid 20 lakhs। मैंने अपना बिजनेस तुमको बेचा 50 लाख में, झंझट खत्म। अब तुम डर गए, मतलब मैंने बिजनेस तुमको बेचा और तुम डर गए। क्यों डर गए? कि मैं दोबारा बिजनेस खोल लूंगा तो मेरे नाम से लोग आने लगेंगे। क्या हर्ष नहीं है क्या? बात समझ में आ रही है? अरे 50 लाख में मैंने बिजनेस दे दिया, हर्ष को मैंने मान लो अपनी कोचिंग बेच दी, मान लेते हैं, मैंने कहा पढ़ाओ सबको, उससे हमने पैसा भी ले लिया। अगले दिन मैंने बगल में कोचिंग खोल ली, तुम लोग सब वहां दौड़े दौड़े आ गए। उसको फायदा क्या? तो मैंने हर्ष से बोला 10-20 लाख रुपए और दे दो हमको, हम 10 साल तक कोचिंग नहीं खोलेंगे। तो मेरे लिए टोटल कंसिडरेशन कितना हुआ? अब क्लियर हुआ? यही सब तुम लोग को समझ में आएगा, उल्टी सीधी हरकतें। मिस्टर ए ड्यूरिंग लॉन्ग ड्राइव विद हिज वाइफ बेला वायलेटेड ट्रैफिक रूल एंड वॉज इम्पोज फाइन ऑफ ₹1,000। The amount received as a fine or penalty for violation of statutory provision will not be considered as consideration। हाँ या ना? हम इसको कंसिडरेशन की तरह नहीं ले सकते। हमने कानून तोड़ा और पेनाल्टी दी। अगर इसको कंसिडरेशन मान लिया जाए तो हर कोई दिन भर कानून तोड़ता रहेगा, पैसा देता रहेगा, है कि नहीं? तो उसको कंसिडरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा। क्लियर हुआ? द फॉलोइंग जनरली नॉट कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन। मम्मी ने कहा बेटा ये लो 10 रुपए, जाओ कोचिंग हो आओ। अगले दिन मम्मी हम कोचिंग नहीं जाएंगे। क्यों बेटा? 50 रुपए नहीं दिए, 50 रुपए दो तो हम कोचिंग जाएं। तो तुम कहोगे सर ये सप्लाई ऑफ सर्विस है या नहीं? नहीं, पॉकेट मनी को हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस की कंसिडरेशन में नहीं लाते, है कि नहीं? मोटरसाइकिल दो तभी हम जाएंगे कोचिंग, है कि नहीं? गिफ्ट और रिवॉर्ड गिवन इन द टर्म्स ऑफ, ठीक है, गिफ्ट और रिवॉर्ड। किसी के बर्थडे पर गए, उसको गिफ्ट दिया, गुनाह कर दिया, जीएसटी लगा उस पर। अब जो बेचारा लेने वाला है पूछेगा जीएसटी दिया है कि नहीं दिया है? क्यों देना पड़ेगा, है कि नहीं? अमाउंट पेड ऑन एलिमिनरी फॉर डिवाइस। तो जब डाइवोर्स होता है, डिवाइस नहीं, डाइवोर्स होता है, तो डाइवोर्स के केस में जब आधा आधा हिस्सा लोगों में बंटता है तो उसको भी हम लोग कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बोलते। तो पॉकेट मनी हो गई, डाइवोर्स के केस में हो गया, या फिर आपका रिवॉर्ड दिया जाता है, गिफ्ट वगैरह, ठीक है? तो उसको कंसिडरेशन नहीं मानोगे। पटेल समझ में आया? चले पक्का ना? हंस क्यों रहे थे? अच्छा गिफ्ट याद आ गया इसको। अच्छा उसको कह रहा डिवोर्स याद आया। नो जीएसटी ऑन गुड सप्लाइड अंडर फ्री वारंटी। हम एक दुकानदार के पास गए, मैंने कहा लैपटॉप दे दो, उसने लैपटॉप दिया। मैंने कहा कितने समय की वारंटी है भाई? तो उसने कहा 6 महीने की या साल भर की, 1 साल की।
दे दो दे दो। कह रहा है इस लैपटॉप पर 2 साल की वारंटी है। क्या करूंगा मैं? नॉर्मली क्या करूंगा? 2 साल वाला ले लूंगा, ज्यादा कवरेज मिलेगा। हमको लगता है फ्री में दे रहा है वो, ऐसा नहीं है। जो पैसा ले रहा है ना, उसमें उसकी वारंटी का पैसा जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि वारंटी इज एट फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर 2 महीने बाद लैपटॉप में कुछ हो रहा है और आप उस दुकानदार के पास जा रहे हो, कह रहे अच्छा खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लाई रख दीजिए, बड़े काइंडनेस से वो वापस कर रहा है और सामान लगा करके दे दे रहा है और बड़ी खुश हो जा रहे हैं आप। आपको लग रहा है फ्री में हमने बनवा लिया, दुनिया को बता रहे फ्री में हो गया, फ्री में हो गया। अरे भैया पैसा तुम खरीदते समय दे चुके हो, जीएसटी। अब दोबारा जब सामान लगेगा तो आपको दोबारा वो जीएसटी बिल नहीं देगा, फ्री वाला बिल देगा। और गवर्नमेंट भी उससे नहीं लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है कि ओरिजिनल सामान पर गवर्नमेंट उससे एक्स्ट्रा पैसे पर टैक्स लगा चुकी है। अब समझ में आ रही है कहानी? बोलो। तो उसका पूरा सिस्टम आगे समझोगे, कैसे हम लोग रिवर्स करते, कब नहीं करते, वो आगे की बात है। फिलहाल कहानी समझ में आ रही? सेल ऑफ प्रसादम, जब मंदिर वगैरह जाते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, दरगाह, तो वहां पर नील जीएसटी लगता है, प्रसाद वगैरह पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो प्रसाद भी लोग कहो टैक्स देना है क्या? देंगे नहीं। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, नॉर्मल चीज है कि अगर आप कहीं पर, जैसे होता क्या है कि कहीं बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, तो जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सरकार से पहले पहुंच जाते हैं। सरकार तो बाद में पहुंचेगी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर लेकर के, आर्मी वगैरह को लेकर, लेकिन नॉर्मल जो पब्लिक होती है उसमें से कुछ एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनजीओ, वो पहले पहुंच जाते हैं लोगों की सर्विस और हेल्प करने के लिए। टेंट लगाते हैं, खाना खिलाते हैं, कपड़े देते हैं, है कि नहीं, पानी पहुंचाते हैं, फल देते हैं, तो ये सब स्टार्ट हो जाता है। अगर मान लो मैंने किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को कहा ये ले जाओ एक ट्रक भर करके कंबल बांट दो ठंड में, तो वो जब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन लोगों को ठंड में कंबल बांटेगी तो वो जीएसटी के लायक नहीं है, उस पर जीएसटी मत लगा देना। अब समझ में आई बात? उसका पूरा सिस्टम है, देखा जाएगा। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नॉट टैक्सेबल, हो गया आपका बेसिक सेक्शन 7 इज कंप्लीटली डन। कितने एग्जांपल? 19 थे, 20 थे, अच्छा 21 थे, ओके 21 एग्जांपल्स हो गए, छोटे छोटे क्वेश्चंस हो गए। ये शेड्यूल 1 क्या कहता है, शेड्यूल 2 क्या कहता है, शेड्यूल 3 क्या कहता है, ये समझ लो। यहां से अब थोड़ी दिक्कत शुरू हो जाएगी तुम लोग को सोचने में, और केवल ये 3 शेड्यूल ही है। मैं बार बार बोल रहा हूं, हम लोग को केवल पेशेंस किस पर रखना है, 3 शेड्यूल्स पर रखने, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आगे तो फिर मजे से खत्म होगा सब्जेक्ट। अभी भी कोई दिक्कत नहीं आई? शेड्यूल 1 कहता है कि कंसीडरेशन हो या ना हो, लेकिन शेड्यूल 1 कहता है कंसीडरेशन होगा तो ऊपर चले जाओगे, यहां आने की जरूरत क्या है? शेड्यूल 1 कहता है अगर बिना कंसीडरेशन के कोई एक्टिविटी है तो हम उसको सप्लाई मारेंगे। क्या बोला? बिना कंसीडरेशन के कोई एक्टिविटी है तो हम इसे सप्लाई मानेंगे। और शेड्यूल 1 को सेक्शन 7 कहता है ना, हम कवर करेंगे। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 नंबर यही आया था। शेड्यूल 1 को सप्लाई में कवर किया था, शेड्यूल 2 को सप्लाई में कवर किया था, लेकिन शेड्यूल 3 को हटा दिया था, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, हटा दिया था, आया ना। तो शेड्यूल 1 इज द पार्ट ऑफ द सप्लाई एवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। तो जो चीजें हम लोग, ये छोटा शेड्यूल है, बहुत ही कम समय में हो जाएगा ये। तो अगर ये 4 एक्टिविटीज बिना कंसिडरेशन के हैं तो भी क्या माना जाएगा? सप्लाई, क्योंकि वो नॉर्मल 4 पॉइंट में कवर नहीं हुआ, 3 पॉइंट में कवर नहीं हुआ, लेकिन शेड्यूल 1 में कवर हो गया, इसलिए वो सप्लाई मान लिया जाएगा, स्कोप ऑफ सप्लाई में कवर हो गया। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि धीरे धीरे चीजें समझते जाओगे। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, बस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एसी का। मेरा बिजनेस है लैपटॉप का और मैंने सेल कर दिया अपने बिजनेस का एसी, तो हमने कहा जीएसटी लग जाएगा। विश्वास मानो, अगर मैं वो एसी फ्री में भी दे दूं किसी को तो भी जीएसटी लग जाएगा। ऊपर ये नहीं बताया मैंने, लेकिन अब ये पॉइंट आया कि अगर मैं गवर्नमेंट से ये कहूंगा अरे मेरे यहाँ जो काम करता था ना एसी, उसी को ही मैंने दे दिया फ्री में, अब नहीं लगेगा जीएसटी, तो गवर्नमेंट ने कहा पहले तो ये बताओ
कि जब तुमने वो एसी खरीदा था, पहले मैं एक कहानी बता दूं थोड़ी सी, फिर इस पर आते हैं। मेरा काम है लैपटॉप्स को बनाना और बेचना, लैपटॉप्स को खरीदना और बेचना। ठीक, मैंने एसी खरीदी। क्या खरीदी? एसी थी, 50,000 रुपए की थी, और उस पर जीएसटी लग गया था कितना? टोटल मैंने एसी कितने में खरीदी और इंस्टॉल कर दी अपनी ऑफिस में। ऑफिस में लगा दी, एसी चल रही है, पुरानी हो गई। अब ये बताओ, जब मैंने एसी खरीदी थी तो मैं रजिस्टर्ड पर्सन था जीएसटी में, क्योंकि मैं लैपटॉप तो बेच ही रहा हूं, यानी मैं जीएसटी के दायरे में हूं, मैं जीएसटी दे रहा हूं गवर्नमेंट को, बेनिफिट्स का फायदा या घाटा उठा रहा हूं, तो मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं सेक्शन 22 या 24 के हिसाब से, देखेंगे आगे। अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं तो मैं गवर्नमेंट से कहूंगा मैंने आपको टैक्स दिया है और मैं अब लैपटॉप बेच रहा हूं। क्या बेच रहा हूं? मैंने एसी लगाकर क्या बेचना शुरू किया, और लैपटॉप मैंने बेचे 2 लाख रुपए के। कितने के? और इस पर गवर्नमेंट को मुझे जीएसटी देना है। मैंने सामने वाले को आपको बेचा 2 लाख का लैपटॉप, और मुझे 18,000 रुपए, 36,000 रुपए आपसे क्या चाहिए, तो मैं आपको लैपटॉप कितने में बेच रहा हूं? हमारे हाथ में कितना आएगा? 236, जिसमें से मेरा पैसा होगा 2 लाख और गवर्नमेंट का पैसा होगा जीएसटी के नाम पर 36,000। दिस इज नॉट माइन फंड, दिस इज द अमाउंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड कलेक्टेड बाय मी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज नॉट द माइन अमाउंट। अगर मैं किसी नीचे राशन वाले को 5,000 रुपए देता हूं और 1,000 रुपए हमसे वो जीएसटी लेता है, तो मैंने उसको कितना दिया? 5,000। 4,000 उसका है और 1,000 गवर्नमेंट का है। क्या 10 दिन बाद तुम पूछने कभी गए हो क्या दुकानदार के पास, वो 1,000 जो दिया था तूने गवर्नमेंट के खाते में डाला या नहीं डाला? ऐसे तो चवन्नी अठन्नी पूछने के लिए दिन भर लाइन लग जाएगी। अरे तुमको 4 दिन पहले 5 रुपए दिया था, गया कि नहीं, हिसाब दिखाओ। तो गवर्नमेंट कहती भैया तुमने दे दिया, तुम किनारे हो जाओ, अब हम उससे वसूलेंगे, अब हम उस दुकानदार से वसूलेंगे। तो वो दुकानदार गवर्नमेंट के नाम पे कितना कलेक्ट किया है? एज एन एजेंट। और ये याद रखना, ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा आप अपनी जेब में नहीं रख सकते, ये जुर्म है, क्राइम है। किसका पैसा है ये? पब्लिक का। और पब्लिक का पैसा आप अपने पास, आखिर ऐसा क्या है जो इनकम टैक्स में इतनी बड़ी सजा नहीं है कि जीएसटी में बहुत बड़ा अन्याय हो जाता है? नहीं समझे? यहां प्रोविजन ज्यादा रिगरस है इन कंपैरिजन टू द इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स केवल मेरा पैसा है, मैंने चोरी की तो हाँ चोरी की मैंने, टैक्स की। मेरी बात सुन, रिकॉर्ड हो रहा है, दिक्कत हो, मैंने टैक्स की चोरी की, बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। अब कहीं कोई इतना ही क्लिप लगा देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बड़ा गड़बड़ है। तो चलो मैं नहीं, तुमने टैक्स की चोरी की। तुम्ही ने कमाया, तुम्ही ने टैक्स की चोरी की, तो कम अन्याय है, कम पाप है, कम बुरा है। दूसरे का पैसा लेकर अपनी जेब में रखना वो ज्यादा बड़ा गुनाह है। दोनों में फर्क समझ में आया? इसलिए यहां जो प्रोविजन है पेनाल्टी वगैरह के ज्यादा रिगरस है, ठीक है ना, ज्यादा हार्शफुल है। चलें आगे। तो ये 36,000 मैंने किसी कस्टमर से लेकर अपनी जेब में रख लिया, और मुझे सरकार को देना कितना है? 36,000। लेकिन मैं सरकार से बोलूंगा, है किसको बोलूंगा, है 36,000 मुझे देना है, लेकिन मैं ऑलरेडी तुम्हें 10,000 दे चुका हूं, क्या मैं ये बोलूंगा उसको? है एसी का पैसा जीएसटी का क्या मैं यहां कवर करूंगा? हाँ भाई हाँ, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जीएसटी मतलब जीएसटी है। चाहे मैंने मशीन पर जीएसटी दिया हो, चाहे लैपटॉप खरीदने पर जीएसटी दिया हो, चाहे एसी पर जीएसटी दिया हो, मैंने सरकार को उतना टैक्स दे दिया है। तो अब मुझे जितना देना है उसमें से ये माइनस हो जाएगा। मुझे सरकार को केवल देना कितना है? अरे ठीक है, हम चोरी कर रहे थे ना। 26,000। समझ में आई बात? हम लोग तो चले। कहने का मतलब ये कि अब समझो, यहां पर वापस आते हैं, उसकी क्रेडिट मिल गई थी ना, लेकिन अगर मैंने ये क्रेडिट ली ही नहीं होती, क्या
मैंने नहीं ली होती, मैंने सरकार को पूरा पूरा 36,000 दे दिया होता। और अगर मैं ये एसी किसी को फ्री में ट्रांसफर करूं तो जीएसटी में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इस पर क्रेडिट नहीं ली थी और मैं फ्री में दे रहा हूं। अब समझ में आई बात? यह है शेड्यूल 1। लेकिन अगर मैंने जीएसटी की क्रेडिट ली थी और फ्री में भी दे रहा हूं तो गवर्नमेंट कहेगी बेटा सप्लाई मान देंगे। समझ में आया? तो अगर आप कोई परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं बिजनेस एसेट्स को, अगर आपने आईटीसी अवेल कर रखा है तो फ्री में देने पर भी वो सप्लाई मान लिया जाएगा। अब क्लियर हुआ? क्लियर है बिल्कुल? कल पूछेंगे तो भूलोगे तो नहीं ना? भूल जाओगे, लिख कर रख लो, भूल जाओगे, गलत जवाब दोगे। चले आगे। जो जीएसटी है ना, वो डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है आगे आएगा, सेक्शन 24 में तुम लोग पढ़ोगे। थक गए? चेहरे से मायूसी झलक रही है, बोझ बढ़ रहा है ना? डिस्टिंक्ट पर्सन का कंसेप्ट है यहां पे। जब आप जीएसटी के लिए अप्लाई करोगे तो ये सब चीजें डिटेल में पढ़ोगे, हम केवल इन पॉइंट्स को समझाने के लिए आपको कहानी बता रहे हैं। जीएसटी में यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, अगर मेरा 3 जगह बिजनेस है तो मुझे 3 रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे। कितने? अगर 28 स्टेट में बिजनेस है तो 28 रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे। और इसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, चिंता मत करना। स्टेट वाइज अपने आप रजिस्ट्रेशन होता चला जाता है। ठीक है ना? पक्की बात है। देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, देखेंगे कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। फिलहाल यूपी का रजिस्ट्रेशन हुआ, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन हुआ और महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन हुआ। ये जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे वो पैन नंबर के बेस्ड पर होंगे। किस पर होंगे? रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो आपका जीएसटी नंबर मिलता है ना, इसी पैन नंबर के कारण ही मिलता है। यानी अगर आपके पास पैन है तो जीएसटी नंबर मिलेगा, पैन नहीं है तो जीएसटी नंबर, एक दो केसेस छोड़ दो, फॉरेनर्स के लिए देखा जाएगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वहां यूआईएन नंबर दिया जाता है। ठीक है? तो नॉर्मली पैन नंबर के बेस्ड पर हम लोग का जीएसटी नंबर अलॉट होता है। पैन नंबर तो पूरे इंडिया में आपका एक होगा और उसी पैन नंबर के बेसिस पर आपने अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराया, अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराया। यहां पर भी आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है शिवकांत ट्रेडर्स के नाम से। किसके नाम से? और यही बिजनेस का नाम आपने दिल्ली में भी रखा है। किसके नाम से? शिवकांत ट्रेडर्स के नाम से। और इसी नाम से आपने महाराष्ट्र में भी कर रखा है। और तीनों का मालिक कौन? मैं। जरूरी है मैं नाम रखूंगा शिवकांत तो ये उसका बिजनेस हो जाएगा? ये मेरा बिजनेस है, मालिक मैं हूं। ओनर कौन है? मिस्टर दिलीप। बुरा मना ना मानना। तीनों बिजनेस का मालिक मैं हूं। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां से अपने कुछ लैपटॉप उठा करके यहां यूज करने के लिए भेज दूं, या मैंने अपने लैपटॉप्स बेचने के लिए भेजे, तो क्या मैंने लैपटॉप बेच दिया? क्या मैंने लैपटॉप बेच दिया? क्या? हाँ, बोलो। हाँ, सोचो।
अपना ही चीज मैं अपने घर ले जा रहा हूं, मतलब अपने ही दूसरी प्रीमाइसेस में, तो सप्लाई हो गई। क्यों पूछो? क्योंकि इसका जीएसटीएन नंबर अलग है और इसका जीएसटीएन नंबर अलग है। तो एक ही बंदा होते हुए वो इन दोनों के लिए क्या माना जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। पढ़ेंगे आगे, मजा आता है इसमें, समझे? ये डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। जैसे हम किसी बाहरी को माल बेच रहे हैं। एक गाना याद रखना, हाँ गाना सुनना चाहते हो सुनो। ये लैपटॉप है और ये इसका जीएसटी। हाँ बोलो, कौन बोला? अच्छा एक गाना सुने होगे, जहां भी मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जीएसटी, हाँ आईटीसी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जीएसटी, जहां जहां ये लैपटॉप जाएगा वहां वहां ये जीएसटी भी जाएगा। ऐसा नहीं कि जीएसटी यूपी में छोड़ दो और लैपटॉप को दिल्ली ले जाओ बात समझ में आई? ये नॉर्मल कंसेप्ट है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। जहां सामान रखा हुआ है जीएसटी भी वहीं होनी चाहिए। कॉमन सेंस अब इतना तो रहेगा ना, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, बार बार गाना नहीं ना गाना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, ठीक है ना? जहां भी मैं जाती हूँ वहीं जीएसटी गई मोबाइल लेकर मोबाइल के साथ जीएसटी भी चली गई। देखो इधर, सुनना ढंग से। शेड्यूल 1 में पहला देखा, अगर हम परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं किसी एसेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में, ऐसी बिजनेस एसेट्स को जिस पर मैंने पहले कभी आईटीसी अवेल किया है, ठीक है, बेनिफिट लिया है, तो भले ही फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, हम उस पर सप्लाई मान लेंगे। दूसरा, अगर हमने गुड्स या सर्विसेज दोनों सप्लाई किए हैं, कोई भी चीज, किसको? बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। किनके बीच में? रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में। डिस्टिंक्ट पर्सन अब समझ में आ गया होगा, रिलेटेड देखेंगे। रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई सौदा हुआ है। डिस्टिंक्ट वही एक ही बंदा है, दो जगह मालिक है, दो स्टेट में, अलग अलग नाम से जीएसटी है उसका नंबर से, लेकिन सेम पैन नंबर पर सेम बिजनेस है, लेकिन उसको दो माना जाएगा। तो कहा गया कि व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इसको भी हम क्या मान लेंगे? सप्लाई। ठीक है ना? भले ही फ्री ऑफ कॉस्ट हो, हमने गुड्स ट्रांसफर किया है, हमने गुड्स बेचा नहीं है, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर किया, बट इट वुड बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई इवन दो इट हैज बीन ट्रांसफर्ड एट फ्री ऑफ कॉस्ट। पक्की बात है? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट और एजेंट टू हिज प्रिंसिपल। अगर कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट को या एजेंट अपने प्रिंसिपल को गुड्स ट्रांसफर करता है, यहां केवल क्या दिया है? यहां क्या दिया है? ये ट्रांसफर ऑफ अ बिजनेस एसेट्स, तो गुड्स हो गया, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यहां दोनों, ठीक, पक्की बात है? तो कह रहा है अगर कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट को या एजेंट अपने प्रिंसिपल को कोई सप्लाई करता है तो उसको भी मान लेंगे। यानी मैंने अपने एक एजेंट से कहा सुनो मेरे लिए माल खरीद करके माल भेजो यहां पर, उसने मेरे कहने पर माल खरीदा और मुझे माल बेचा, भेजा, 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 और बीच में क्या लिया उसने? कमीशन। तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, उसने सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं किया, क्योंकि वो जनरल कमीशन ले रहा है, लेकिन पहले उसने अपने नाम से सामान खरीदा, फिर उसने अपने नाम से सामान मुझे बेचा, भले ही वो कमीशन लेगा लेकिन वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा, क्योंकि सामान पहले उसके नाम से चढ़ा फिर उसने मुझे बेचा। बोलो नहीं? टिकट कटवाने जाते हो फ्लाइट वगैरह की, ट्रेन की, एजेंट बैठे हुए हैं, उनसे तुम लोगों ने टिकट कटवा ली,
उसने उतना ही पैसा मांगा जितना टिकट पर लिखा है। बाद में रेलवे उनको कुछ कमीशन दे देती है। मोबाइल रिचार्ज करवाते थे, 100 रुपए 200 रुपए का, अब तो ऑनलाइन करते हो, नहीं करवाते थे तो पहले कूपन लेने जाते थे, 100 रुपए लिखा रहता था कूपन पे, और तुम कितना देते थे? 100 रुपए ही देते थे। तो उसको क्या फायदा? उसको कमीशन मिलता था। बात समझ में आई? तो जैसे ही उसने 100 रुपए सेल दिखा दी अपने कूपन की, तो उसको 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए कमीशन मिल जाता था। लेकिन अगर वो कूपन जल जाए तो नुकसान किसका है? इसका या कंपनी का? इसका, क्योंकि ये कूपन पूरा पैसा दे करके लाया था। वो भी कूपन कितने का लाया था? 100 रुपए में। तो कूपन उसने नाम से खरीदे फिर हमें बेचे, तो भी कमीशन ही मिल रहा है उसको। नहीं, लेकिन अगर कूपन मालिक ने भेजे, कहा जितना बेच लोगे उतना कमीशन ले लेना, तो कूपन स्टोर कर रहा है, बेच नहीं रहा, और उसका उस पर कोई मालिकाना हक नहीं है। तो जितना बेचेगा उसको कमीशन मिलेगा, और कूपन उसके जल गए तो उसका नुकसान नहीं है, मालिक का नुकसान है। दोनों में फर्क समझ में आया? एक होता है कच्चा एजेंट, एक होता है पक्का एजेंट। तो हम यहां पक्के एजेंट की बात कर रहे हैं, जो अपने नाम से माल खरीदता है और फिर मालिक को ट्रांसफर करता है और बीच में कमीशन लेता है। ठीक है ना? यहां उसकी बात हो रही है, प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल। यहां कच्चे एजेंट की बात नहीं हो रही, जो केवल सामान को स्टोर करता है मालिक के बिहाफ पर और कमीशन लेता है ट्रांसफर करने पर। बात समझ में आई? तो ये चीजें एक लास्ट है, अभी नहीं छोड़ दो, ज्यादा हो जाएगा तुम लोग के लिए। लेकिन अभी इतना याद रखना, फिर से हम इस सेक्शन को फिर से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, शेड्यूल 1 और 2 पूरा करवाएंगे शुरू से लेकर। तो शेड्यूल 1 में हम लोगों ने 3 ही चीज देखी। पहला कि अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई सामान दे सप्लाई करें तो भी वो सप्लाई मान ली जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, विदाउट कंसिडरेशन। तो अगर हमारे पास कोई बिजनेस एसेट है, हम उसको परमानेंटली ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो अगर उस पर आईटीसी क्लेम किया गया था अर्लियर तो। दूसरा मैंने बताया अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होता है तो, हाँ या ना। और तीसरा मैंने बताया कि प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल। क्लियर है? ये भी हम बता ही चुके हैं, लेकिन ठीक है रहने दो, कहो तो क्लियर ही कर दें। आज मैंने ये बताया था ना आते ही कि सप्लाई में शामिल है इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसीडरेशन, भले ही पर्सनल यूज के लिए हो। लेकिन कहा गया अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं फ्री में लेकिन बिजनेस के लिए, तो भी वो सप्लाई मान लिया जाए। अगर पैसा देकर पर्सनल हो या बिजनेस में हो तो नॉर्मल में इंपोर्ट, लेकिन अगर विदेश से फ्री में है इंपोर्ट और बिजनेस के लिए है तो भी वो सप्लाई मान लिया जाएगा। फर्क समझ में आया? हो गया। इतनी चीजें तुम लोग करके आओगे, फिर हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, खूब मजे आएंगे। शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 मैंने कहा केवल बोर करेगा 2 और 3। देखो अब तक तो कोई बोर नहीं किया ना? नहीं किया ना? ठीक है, वो भी शायद ना करे। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। टाटा बोले।